नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग मूल निवासियों का विस्थापन चैप्टर में से अपनी ज़मीन से मूल बाशिंदों की बेदखली नामक टॉपिक का स्टडी करेंगे। स्टैंडर्ड 11th NCERT हिस्ट्री बुक, इसका ये चैप्टर मूल निवासियों का विस्थापन और इसमें से अपनी ज़मीन से मूल बाशिंदों की बेदखली से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, जमीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया। उन्हें दी गई कीमतें बहुत कम थीं और इसके भी उदाहरण मिलते हैं कि अमेरिकियों संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए प्रयुक्त पद अमेरिकियों ने धोखे से उनसे ज्यादा जमीन ले ली या पैसा देने के मामले में वायदा खिलाफी की। उच्च अधिकारी भी मूल बाशिंदों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे। यह जॉर्जिया के एक प्रकरण में देखा जा सकता है। जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। यहाँ के अधिकारियों की दलील थी कि चिरोकी कबीला राज्य के कानून से शासित तो होता है, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। ध्यान देने की बात है कि मूल निवासियों में से चिरोकी ही ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखने और अमेरिकी जीवन शैली को समझने की सबसे ज़्यादा कोशिश की थी, और तब भी उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए। 1832 में संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वत्वाधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और वे कुछ मामलों में प्रभुता संपन्न हैं। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन, जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वाले की थी, इंडियंस का मामला आने पर वह बिल्कुल उलट गए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया और चिरोकियों को अपनी जमीन से हाँक कर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज भेज दी। जिन 15,000 लोगों को वहां से हटने पर मजबूर किया गया, उनमें से एक चौथाई अपने आंसुओं की राह के सफर में ही मर खप गए। ट्रेल ऑफ टीयर्स, उनको अनगिनत दुख उनके जीवन में आया। आंसुओं की राह थी उनके पास, उसमें से एक चौथाई तो रास्ते में ही मर गए। जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की जमीनें ले लीं, वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे कि चूंकि मूल निवासी जमीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते, इसलिए वह उनके कब्जे में रहनी ही नहीं चाहिए। वे इस बिना पर भी मूल निवासियों की आलोचना करते कि वे आलसी हैं, इसलिए बाजार हेतु उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते। अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े, इसका मतलब था यूरोपियों और जैसे कपड़े पहनने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। कुल मिलाकर उनका कहना यह था कि वे मर खपने लायक ही हैं। खेती की जमीन निकालने के लिए प्रेरीज साफ की गई और जंगली भैंसों को मारा गया। एक फ्रांसीसी आगंतुक ने लिखा, आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य लुप्त हो जाएगा। इन दो तरह के जनसांख्यिक आंकड़ों पर टिप्पणी कर सकते हैं आप, ये आपको समझने में सहायता करेगी। मूल निवासी गोरे, मिले जुले यूरोपीय, काले कुली निवासियों के प्रकार हुए। 6 लाख मूल निवासी, स्पेनी अमेरिकी 75 लाख, संयुक्त राज्य अमेरिका 1820 और स्पेनी अमेरिका 1800। तो ये गोरे 90 लाख और
स्पेनी अमेरिकी 33 लाख। मिले जुले यूरोपीय 1 लाख और स्पेनी अमेरिका में 53 लाख। संयुक्त राज्य अमेरिका में काले थे 19 लाख और स्पेनी अमेरिका में थे 8 लाख। तो ये भिन्न भिन्न कैटेगरी के लोग ये दोनों जगहों पर कितनी मात्रा में थे इसके लिए यह सूची है। कुल संयुक्त राज्य अमेरिका में थे 1,16,00,000 और स्पेनी अमेरिका में 1,69,00,000। इस बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर धकेल दिए गए। उन्हें अस्थायी तौर पर अपनी जमीन दे दी गई थी, लेकिन अक्सर उन्हें उस जगह से भी बेदखल होना पड़ता था जब उनकी जमीन के अंदर सीसा, सोना या तेल जैसे खनिज के होने का पता चलता। प्रायः कई समूहों को मूलतः किसी एक के कब्जे वाली जमीन में ही साझा करने के लिए बाध्य किया जाता, जिससे उनके बीच झगड़े हो जाते थे। मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे, जिन्हें रिजर्वेशंस आरक्षण कहा जाता था। वे प्रायः ऐसी जमीन होती थी जिसके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि अपनी जमीनें भी उन्होंने बिल्कुल बिना लड़े छोड़ दी हों। संयुक्त राज्य की फौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया। कनाडा में 1869 से 1885 के बीच मेटिनसों यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज मेटिनसो मतलब यूरोपीय मूल निवासी के वंशज के सशस्त्र विद्रोह हुए थे, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली। ये छोटे स्तर पर विरोध हुए, अंततः हुए हार गए। ठीक है। 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को मूल निवासियों के एक नेता सिएटल के प्रधान का खत मिला। राष्ट्रपति ने प्रधान से एक समझौते पर दस्तखत करने के लिए कहा था। समझौते के अनुसार सिएटल के लोगों की रिहायशी जमीन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकार को सौंपा जाना था। प्रधान ने जवाब दिया, आप आकाश को भूमि की ऊष्मा को कैसे खरीद या बेच सकते हैं? यह ख्याल ही हम लोगों के लिए बहुत अजूबा है। अगर आप हवा की ताजगी और पानी की चमक के स्वामी नहीं हैं तो आप उसे खरीद कैसे सकते हैं? धरती का हर हिस्सा मेरी जनता के लिए पुण्य पावन है। चीड़ की चमकती हुई हर सुई, हर बालू का तट, अपने जंगलों में पसरा हर कोहरा, सफाई करने वाला और गुनगुनाने वाला हर कीड़ा मेरे लिए, मेरे लोगों की स्मृति और अनुभवों में पवित्र हैं। पेड़ों में दौड़ता हुआ रस रेड मैन की स्मृतियों का वाहक हैं। इसलिए वाशिंगटन में बैठा महान मुखिया जब यह संदेश भेजता है कि वह हमारी ज़मीन खरीदना चाहता है तो वह हमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करता है। महान मुखिया का संदेश है कि वह हमारे लिए कोई जगह मुकर्रर कर देंगे ताकि हम आराम से रह सकें। वह हमारे पिता होंगे और हम उनके बच्चे होंगे। इसलिए हम उस ज़मीन को खरीदें जाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन यह आसान न होगा क्योंकि यह ज़मीन हमारे लिए पावन है। धाराओं और नदियों में बहता हुआ चमकीला पानी सिर्फ पानी नहीं है, वह हमारे पुरखों का लहू है। अगर हम आपको ज़मीन बेच दें तो आपको यह याद रखना होगा कि वह पवित्र है और अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वह पवित्र है और उसके तालाबों के निधरे हुए पानी में दिखता हर भूतहा प्रतिबिंब मेरी जनता के जीवन की घटनाओं और स्मृतियों का बयान करता है। पानी की कलकल मेरे पिता की आवाज़ है, मेरे पिता के पिता की आवाज़ है। मतलब कितना ये आत्मिक लगाव था वहाँ के मूल निवासियों का। ठीक है। तो गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। गोल्ड के लिए रश। यह उम्मीद हमेशा से की जाती थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में फिर तकदीर संवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे, जिसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ,
जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ और कनाडा की रेलवे का 1885 में। एंड्रयू कार्नेगी ने, जो स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब अप्रवासी और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक था, कहा, पुराने राष्ट्र घोंघे की चाल से सरकते हैं। घोंघे की चाल से, स्नेल्स स्पीड, वेरी स्लो। पुराने राष्ट्र घोंघे की चाल से सरकते हैं, नए गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के एक खास समय में होने के पीछे एक कारण यह भी था कि छोटे खेतिहर बड़े किसानों के हाथों अपनी जमीन से वंचित होकर कारखानों की नौकरी की ओर मुड़ रहे थे। उत्तरी अमेरिका में उद्योग कई अलग तरह के कारणों से विकसित हुए। रेलवे के साज सामान बनाने के लिए, ताकि दूर दूर की जगहों को तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके, और ऐसे यंत्रों का उत्पादन करने के लिए जिनसे बड़े पैमाने की खेती को आसान बनाया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ी। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अर्थतंत्र अविकसित अवस्था में था। 1890 में वह दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। बड़े पैमाने की खेती का भी विस्तार हुआ। बड़े बड़े इलाके साफ किए गए और खेतों के रूप में उनके टुकड़े किए गए। 1890 तक आते आते जंगली भैंसों का लगभग पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका था और इस तरह शिकार वाली वह दिनचर्या भी समाप्त हुई जिसे मूल बाशिंदे सदियों से जीते आ रहे थे। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो चुका था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया जा चुका था। अब कोई फ्रंटियर नहीं रहा, जो कई दशकों तक यूरोपीय आबादकारों को पश्चिम की ओर खींचता रहा। कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेश बसा रहा था। वह एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवादी शक्ति बनने की कहानी यहाँ तक। संवैधानिक अधिकार। आबादकारों ने 1770 के दशक में आज़ादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई थी, वही पुरानी दुनिया की राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। उनके लिए यह भी अहम था कि उनके संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं थी। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार, राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए थे। एक कनाडाई मूल निवासी डोनियल पॉल ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया था। इसके आधार पर उसने दलील दी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रोन्मुखी आंदोलन के बीज बोए थे। बदलाव की लहर। 1920 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों के लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त जनता को प्रभावित करने वाली बड़ी आर्थिक मंदी से कुछ साल पहले 1928 में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेडियम के निर्देशन में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशंस में आ रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का बड़ा ही दारुण चित्र प्रस्तुत किया गया। गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा निभाने से रोका जाता था और साथ ही साथ नागरिकता के लाभों से भी वंचित रखा जाता था।
इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतरकारी कानून को जन्म दिया, 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशंस में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। 1950 और 60 के दशकों में संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकारों ने मूल बाशिंदों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को खत्म करने पर इस उम्मीद से विचार किया कि इससे वे मुख्य धारा में शामिल होंगे, अर्थात वे यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे। लेकिन मूल बाशिंदे ऐसा नहीं चाहते थे। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशंस वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। कुछ ऐसी ही चीज़ें कनाडा में भी हुई। 1969 में सरकार ने घोषणा की कि वह आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शनों और वाद विवादों की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की। 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी अधिकारों और समझौता आधारित अधिकारों को स्वीकृति मिलने तक यह सवाल हल नहीं हो पाया, परंतु इन अधिकारों की बारीकियों के बारे में बहुत से फैसले बाकी हैं। पर अब यह बहुत साफ है कि दोनों मुल्कों के मूल निवासियों ने 18वीं सदी के मुकाबले अपनी संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपनी संस्कृति को निभाने के लिए अपने अधिकारों को लेकर पुरजोर दावेदारी की है और खास तौर से कनाडा में अपनी पवित्र भूमि पर अधिकार की भी दावेदारी की है। ऐसी दावेदारी 1880 के दशक में उनके पुरखे नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश राज के अधीन भारतीय मनमाने ढंग से इन पर कर लगाए गए, उन्हें बराबर नहीं माना गया। तर्क यह दिया गया कि अभी प्रतिनिधित्व की सरकार की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, इन्हें नागरिक के रूप में नहीं देखा गया, असमान माना गया। तर्क यह दिया गया कि पिछड़े हुए आदि मानव हैं जिनकी कोई स्थानबद्ध कृषि नहीं थी, भविष्य के बारे में न ज़्यादा सोचते थे न बचत करते थे, उनके पास शहर नहीं थे। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के दास व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित थे, बराबर नहीं माना गया। तर्क, दास प्रथा उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, काले लोग निकृष्ट हैं। तो इस प्रकार से ये लोगों के ऊपर उनके विदेशियों के व्यवहार कैसे रहे, इसके विषय में ये सब बातें हैं। कैसे अमेरिका बना उसकी एक कहानी है। उत्तरी और ये अभी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का इतिहास लंबा है। अमेरिका में कैसे लोग बसे इसकी जानकारी हम लोगों को मिली। अब ऑस्ट्रेलिया की कहानी पढ़ेंगे, वहाँ कैसे लोग आकर के बस गए। तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव विकास का इतिहास लंबा है। शुरुआती मनुष्य या आदि मानव, जिन्हें एबॉरिजिनीज कहते हैं, यह कई भिन्न भिन्न समाजों के लिए प्रयुक्त एक सामान्य नाम है। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले आने शुरू हुए। संभवतः उससे भी पहले से वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से जुड़े न्यू गिनी से आए थे। मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, बल्कि हमेशा से यही थे। बीती सदियां स्वप्न काल कही जाती थीं। इस कथन को समझना यूरोपीय लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान का अंतर धुंधला हो जाता था। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 तक समुदाय थे। इस समुदाय की अपनी भाषा थी। इनमें से 200 भाषाएं आज भी बोली जाती हैं। देसी लोगों का एक और विशाल समूह उत्तर में रहता है। इसे टॉरस स्ट्रेट टापुवासी कहते हैं। एब ऑरिजिनी शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि यह माना जाता है कि वे कहीं और से आए हैं
और एक अलग नस्ल के हैं। 2005 में कुल मिलाकर वे ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.4% हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत छितराई हुई है और आज भी वहाँ के ज़्यादातर शहर समुद्र तट के साथ साथ बसे हैं। जहाँ 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार पहुँचे थे, क्योंकि बीच का इलाका शुष्क मरुभूमि है। यूरोपियों का ऑस्ट्रेलिया पहुँचना। 1606 डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। 1642 तास्मान इस टापू पर पहुंचा, बाद में टापू का नाम तास्मानिया रखा गया। 1770 जेम्स कुक बॉटनी खाड़ी पहुंचता है, इसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स। 1788 ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई, दंडित जिनको पनिशमेंट मिलता था। सिडनी की स्थापना हुई। ऑस्ट्रेलिया का नक्शा आपको। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय आबादकारों, मूल निवासियों और जमीन के बीच आपसी रिश्तों का किस्सा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के किस्से से कई बिंदुओं पर मिलता जुलता है। हालांकि इसकी शुरुआत 300 साल बाद हुई। मूल निवासियों के साथ कुछ मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और उसके जत्थे के आरंभिक ब्यौरे मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में उत्साहपूर्ण हैं। लेकिन जब एक मूल निवासी ने कुक की हत्या कर दी, हवाई में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, तब ब्रिटिशों का रवैया पूरी तरह से उलट गया। जैसा कि प्रायः होता आया है, इस तरह की एक घटना औपनिवेशिक ताकतों द्वारा बाद में दूसरों के खिलाफ किए गए हिंसक व्यवहार का औचित्य साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई। सिडनी के इलाके का एक वर्णन 1790 में ब्रिटिशों की उपस्थिति ने आदिवासियों के उत्पादन को नाटकीय ढंग से अस्त व्यस्त कर दिया। हजारों भूखे मुखों के आने से, जिनके पीछे पीछे सैकड़ों और आए, स्थानीय खाद्य संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा। तो दारूक लोगों ने इन सब के बारे में क्या सोचा होगा। उनके लिए पवित्र स्थानों का इतने बड़े पैमाने पर विनाश और अपनी निजी जमीन के प्रति विचित्र हिंसक बर्ताव समझ से परे था। ये नवागंतुक बिना वजह पेड़ों को काटते जाते। यह बिना वजह इसलिए जान पड़ता कि उन्हें न डोंगी बनानी आती थी, डोंगी मतलब छोटी नाव, जंगली शहद इकट्ठा करना था और न ही जानवर पकड़ने थे। पत्थरों को हटाकर उनका चट्टा लगा दिया गया, मिट्टी खोदकर उसके आकार देकर पका दिया गया, जमीन में गड्ढे बना दिए गए, बहुत भारी भरकम इमारतें तैयार कर दी गई। पहले पहल इन्होंने इस सफाई की तुलना किसी पवित्र आनुष्ठानिक भूमि के निर्माण से की होगी। संभवतः उन्होंने सोचा कि एक विशाल कर्मकांडी जलसा होने जा रहा है और यह एक खतरनाक धंधा होगा जिससे उन्हें पूरी तरह दूर रहना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके बाद दारूक उन बस्तियों से बचकर रहने लगे और राजकीय अपहरण ही उन्हें वापस लाने का एकमात्र तरीका था। दारूक मतलब मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के। यह अमेरिकियों के जो आए विदेशी, उन्होंने जो निर्माण कार्य किए उससे भयभीत रहने लगे। यूरोपीय लोगों के आगमन को सभी मूल बासिंदों ने खतरे की तरह नहीं देखा। वह यह अनुमान नहीं लगा पाए कि 19वीं और 20वीं सदी के दरमियान कीटाणुओं के असर से अपनी ज़मीनें खोने के चलते और आबादकारों के साथ हुई लड़ाइयों में लगभग 90% मूल बासिंदों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ब्राज़ील में पुर्तगाली कैदियों को बसाने का प्रयोग तब जाकर बंद कर दिया गया जब उनके हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों को प्रतिहिंसा पर उतारू कर दिया। वायलेंट हो गए ये लोग भी। ब्रिटिशों ने स्वतंत्र होने तक अमेरिकी उपनिवेशों में यही तरीका अपनाया और फिर उसे ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रखा। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर शुरुआती आबादकार इंग्लैंड से निर्वासित होकर आए थे। ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती आबादकार ज़्यादातर इंग्लैंड से निर्वासित होकर के आए और उनके कारावास पूरा होने पर ब्रिटेन वापस न लौटने की शर्त पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र जीवन जीने की इजाज़त दे दी गई। और कुछ कारावास पाकर भी आए थे, तो उनको ये एग्रीमेंट हुआ कि ब्रिटेन कभी वापस नहीं जाएंगे, उनको ऑस्ट्रेलिया में ही स्वतंत्र होकर रहने की इजाज़त दी गई। तो वहाँ के जो अपराधी थे ब्रिटेन के,
वे ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए। कैसे यूरोप के लोग ऑस्ट्रेलिया में वही बसे, उसकी ये कहानी। अपने क्षेत्र में इतने भिन्न अपने क्षेत्र से इतने भिन्न इस इलाके में किसी भी तरह के सहारे के बगैर जीवन यापन करने के लिए उन्होंने खेती के लिए ली गई ज़मीन से मूल निवासियों को निकाल बाहर करने में कोई झिझक नहीं दिखलाई। ऑस्ट्रेलिया का विकास 1850 ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार, 1851 चीनी कुलियों का आप्रवास, 1855 में कानून बनाकर इसे रोका गया, 1851 से 1861 गोल्ड रश, सोने के लिए आपाधापी, 1901 6 राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण, 1911 कैनबरा राजधानी बनाई गई, 1948 से 75 20 लाख यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए। 1948 से 75 में 20 लाख यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए। यूरोपीय बस्तियों के तहत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना भिन्नतापूर्ण नहीं था। भेड़ों के विशाल फार्म और खाने, उसके पश्चात मदिरा बनाने हेतु अंगूर के बाग और गेहूं की खेती एक लंबी अवधि में और काफ़ी परिश्रम से विकसित हो पाई। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता की बुनियाद तैयार की। जब राज्यों को मिलाया गया और 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी, तब उसके लिए वूल व्हीट गोल्ड नाम का सुझाव दिया गया। अंततः उसका नाम कैनबरा रखा गया, जो एक स्थानीय शब्द कैनबरा से बना है, जिसका अर्थ है सभा स्थल। कैनबरा का मतलब हुआ सभा स्थल, इसी पर नाम पड़ा शहर का कैनबरा। कुछ मूल निवासी ऐसे सख्त हालात में खेतों में काम करते थे। उसका दास प्रथा से अंतर बहुत कम था। बाद में चीनी आप्रवासियों ने सस्ता श्रम मुहैया कराया, जैसा कि कैलिफोर्निया में हुआ था, लेकिन गैर गोरों पर बढ़ती हुई निर्भरता से जन्मी घबराहट के चलते दोनों देशों की सरकारों ने चीनी आप्रवासियों को प्रतिबंधित कर दिया। 1974 तक लोगों के मन में यह भय घर कर गया था कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के गहरी रंगत वाले डीप कलर लोग बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, और इसीलिए गैर गोरों को बाहर रखने के लिए सरकार ने एक नीति बनाई। बदलाव की लहर 1968 में एक मानव शास्त्री W.E.H. स्टैनर के एक व्याख्यान से लोगों में बिजली की तरंग सी दौड़ गई। व्याख्यान का शीर्षक था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी। इतिहासकारों के मूल निवासियों के बारे में चुप्पी थी। 1970 के दशक से उत्तरी अमेरिका की तरह ही यहाँ भी मूल निवासियों की एक नए रूप में समझने की चाहत जग चुकी थी। उन्हें मानव शास्त्रीय जिज्ञासाओं के रूप में नहीं, बल्कि विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदायों के रूप में, प्रकृति और जलवायु को समझने के विशिष्ट पद्धतियों के रूप में समझना था। उन्हें ऐसे समुदायों के रूप में समझना था जिनके पास अपनी कथाओं और कपड़ा साजी, चित्रकारी, हस्तशिल्प के कौशल का विशाल भंडार था, और वह भंडार सराहने, आदर तथा अभिलेखन के योग्य था। इन सब की तह में वह जरूरी सवाल था जिसे आगे चलकर हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक व्हाई वेरंट वी टोल्ड, हमें बताया क्यों नहीं गया, व्हाई वेयर वी नॉट टोल्ड, व्हाई वेरंट वी टोल्ड, वी सामने रखा। इस किताब में ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लेखन के उस ढर्रे की भर्त्सना की गई थी जिसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती थी। उसके बाद से मूल निवासियों की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयी विभागों की स्थापना हुई है। कला दीर्घाओं, आर्ट गैलरीज में देसी कलाओं की दीर्घाएं शामिल की गई हैं। देसी संस्कृति को समझने वाले कल्पनाशील तरीके से सज्जित कमरों के लिए संग्रहालयों में जगह बनाई गई है, और मूल निवासियों ने अपने जीवन इतिहासों को लिखना शुरू किया है। यह सब एक अद्भुत प्रयास है। यह प्रयास समय रहते शुरू हो गया। अगर मूल निवासियों की संस्कृतियों की अनदेखी बदस्तूर जारी रहती तो इस समय तक उसका काफ़ी कुछ विस्मृति के गर्त में जा चुका होता। 1974 में से
बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही, जिसने मूल निवासियों की संस्कृतियों और यूरोप तथा एशिया के आप्रवासियों की भांति भांति की संस्कृतियों का समान आदर करने का तरीका बताया। तो वहाँ सभी संस्कृतियों को समान आदर देने की बात हुई ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जूडिथ राइट ने ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के अधिकारों के लिए जोरदार आवाज़ बुलंद की। उसने गोरे और मूल निवासियों को अलग अलग रखने से होने वाले कई नुकसानों को लेकर अत्यंत प्रभावशाली कविताएं लिखी। उनमें एक कविता, विदीर्ण हृदय वाली मेरी बहन कैथी, मैं नहीं जानती कि कागज़ की छाल पर लिखी तुम्हारे सपनों के समय की हर्ष विषाद में कहानियों के लिए मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। तुम गहरी रंगत वाले उन बच्चों में से एक थीं जिनके साथ खेलने की मुझे इजाज़त नहीं थी। नदी तट पर अपना खेमा गाड़ने वाले गलत रंग के लोग, मैं तुम्हें गोरा न बना सकी, इसलिए काफ़ी देर से मैं तुम्हें मिली, काफ़ी देर से शुरुआत हुई जानने की। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उस ज़मीन को मैं कितना प्यार करती हूँ, वह तुम्हारे ही हाथों से छीनी गई थी। दो स्वप्न में उड़ गिरे नुनुकुल के लिए। 1970 के दशक से जब संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बैठकों में मानवाधिकार शब्द सुनाई पड़ने लगा, ऑस्ट्रेलियाई जनता को यह एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण और औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया है। सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती आई थी, जिसका मतलब था जो किसी की नहीं है। इसके अलावा वहाँ अपने आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए मिश्रित रक्त वाले मूल निवासी यूरोपीय बच्चों का एक लंबा और यंत्रणापूर्ण इतिहास भी था। इन सवालों पर खड़े हुए आंदोलन के कारण तहकीकातें शुरू हुईं और दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक, इस बात को मान्यता देना कि मूल निवासियों का ज़मीन के साथ, जो कि उनके लिए अपवित्र है, मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा है, उसका आदर किया जाना। दो, पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता। गोरों और रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखने की कोशिश करके बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया है उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। गोरे 1974 में गोरे ऑस्ट्रेलिया की नीति का खात्मा, एशियाई अप्रवासियों को प्रवेश की इजाज़त मिली। 1992 ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट द्वारा माबो केस में टेरा न्यूलियस की कानूनी अवैधता की घोषणा और 1770 के पहले से जमीन पर मूल निवासियों के दावों को मान्यता। 1995 आदिवासी टॉरस स्ट्रेट टापुवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग किए जाने के मामले में राष्ट्रीय जांच। 1999 1820 से 1970 के दशक के बीच गुम हुए बच्चों से माफ़ीनामे के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस, ये 26 मई वहाँ राष्ट्रीय नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की महानता है। इस प्रकार से ये आपका पाठ है समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर व्यूइंग।